जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे ऑल इन वन करके। कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के, और 3 ड्रैगन लॉर्ड के। चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा तीनों चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और प्लस उस पे मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है। तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट, और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग, और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी, और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है। परितोष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह न सिर्फ तेज था बल्कि युद्ध में बेहद शक्तिशाली भी था। उसने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई, लेकिन लिटिल ब्लैक कैट फुर्ती से बच गया। हालांकि वह सीधा वार से बच गया, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर मौजूद डेमोनिक एनर्जी प्रभावित हो गई और जोर से कांपने लगी, जिससे वह अस्थिर हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ 100 मीटर लंबी प्रकाश की तलवार समुद्र की सतह को चीरती हुई नीचे तक चली गई। पानी 2 हिस्सों में बंट गया और एक गहरी दरार बन गई। कुछ ही देर बाद समुद्र का पानी वापस भर गया, लेकिन नीचे से गूंजती आवाजें आ रही थीं, क्योंकि उस वार की शक्ति अभी भी नीचे तक पहुंच रही थी। इससे साफ था कि परितोष का हमला कितना शक्तिशाली था। परितोष गुस्से में चिल्लाया कि एक जानवर होकर इतनी हिम्मत कैसे हुई। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। तभी पायरेट शिप से एक आवाज आई, ग्रैंडपा, सेव में। परितोष ने देखा कि गंगा उड़ते हुए नागेश पर हमला कर रहा है, जो डर के मारे भाग रहा था। परितोष का चेहरा बदल गया। वह समझ गया कि गंगा को नजरअंदाज करना बड़ी गलती थी। हालांकि गंगा कंडेंसेशन रेल्म के मध्य स्तर पर था, लेकिन उसकी ताकत वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के लोगों को मारने के लिए काफी थी। परितोष ने लिटिल ब्लैक कैट को पीछे धकेला और पूरी गति से नागेश की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह पहुंचने वाला था, गंगा ने तलवार की एक किरण छोड़ी जो सीधे नागेश के दिल में जा धंसी और वह तुरंत मर गया। अब परितोष को समझ आ गया कि गंगा पहले भी उसे मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर देर की ताकि वह उससे खेल सके। गुस्से में परितोष ने हमला किया, लेकिन गंगा ने उसकी ओर डेमोनिक एनर्जी का एक गोला भेज दिया। उस ऊर्जा के अंदर लिटिल व्हाइट कैट था। परितोष घबरा गया और बचाव करने लगा। तभी पीछे से लिटिल ब्लैक कैट ने उस पर हमला किया। परितोष के मुंह से खून निकल गया और वह नीचे पायरेट शिप की ओर गिर गया। जैसे ही वह गिरने वाला था, लिटिल व्हाइट कैट ने उसके गले पर वार किया। परितोष ने किसी तरह खुद को संभाला और हमला रोका, लेकिन वह पीछे हट गया। हालांकि वह वॉइड रेल्म के अंतिम स्तर पर था, फिर भी दोनों बिल्लियों के संयुक्त हमले का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो गया। तभी ऊपर से एक और हमला आया और लिटिल ब्लैक कैट ने उसे जोरदार टक्कर मारी। परितोष खून उगलते हुए सीधे पायरेट शिप पर जा गिरा और फिर नीचे समुद्र में चला गया। दोनों ब्लैक एंड व्हाइट डेमन कैट्स भी उसके पीछे पानी में उतर गए। पानी के अंदर जबरदस्त लड़ाई हुई और विशाल लहरें उठने लगीं। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। आखिरकार दोनों बिल्लियों ने मिलकर परितोष को मार दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों पानी से बाहर आए। वे घायल थे, खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी जीवित थे। लिटिल ब्लैक कैट परितोष का स्टोरेज रिंग लेकर गंगा के पास आया। गंगा ने बिना देखे उसे रख लिया और तुरंत दोनों बिल्लियों की हालत जांची। चोटें गंभीर थीं, लेकिन जानलेवा नहीं थीं। दोनों बिल्लियां जैसे अपनी चोटों की परवाह ही नहीं कर रही थीं। वे गंगा के कंधों पर चढ़ गईं और उसके चेहरे को चाटने लगीं, जैसे उसकी तारीफ चाह रही हों। गंगा ने चारों ओर देखा। पायरेट ग्रुप पूरी तरह हावी था और कई लोगों को मार चुका था। केवल कुछ लोग जैसे जॉन और रागनी ही टिके हुए थे, बाकी सब हार की कगार पर थे। लेकिन जब पायरेट्स ने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट डेमन कैट वापस आ गए हैं और परितोष नहीं दिख रहा, तो वे घबरा गए और उनका हमला धीमा हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर गंगा हवा में उठा और जोर से बोला कि परितोष मारा जा चुका है। चैनकिल पायरेट गैंग तुरंत सरेंडर करे, नहीं तो सभी को मार दिया जाएगा। पहले तो पायरेट्स को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब एक पायरेट समुद्र से परितोष की लाश लेकर बाहर आया, तो सभी के होश उड़ गए। परितोष का शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था।
अब पायरेट्स का हौसला पूरी तरह टूट गया। गंगा ने फिर हमला किया और एक ही वार में पूरी पायरेट शिप को नष्ट कर दिया। ये देखकर सभी डर गए। उसी समय जॉन भी वनेड आदमी का सिर लेकर आया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर बाकी पायरेट्स पूरी तरह डर गए। आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जॉन ने उनका पीछा नहीं किया। फिर उसने आदेश दिया कि सभी को बांध दिया जाए। इसके बाद उसने गंगा की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य, सम्मान और थोड़ा संदेह भी था। जब जॉन वन आइट का पीछा करने गया था, तब उसे बाकी लोगों की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन जैसे ही उसने अचानक प्रकट हुए ब्लैक एंड व्हाइट डेमन कैट को देखा, वह तुरंत निश्चिंत हो गया। वह ब्लैक एंड व्हाइट डेमन कैट बेहद शक्तिशाली था। अगर उसकी जगह वह खुद होता तो शायद उनके संयुक्त हमले में तुरंत मारा जाता। हालांकि उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों बिल्लियां आखिर आई कहां से हैं। जब उसने देखा कि दोनों किटन्स गंगा के कंधों पर बैठे हैं, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये गंगा के ही पालतू हैं। लेकिन उन्हें पालतू कहना भी अजीब था, क्योंकि वे न तो सामान्य जानवर थे और न ही साधारण डेमोनिक बीस्ट। जॉन समझ ही नहीं पा रहा था कि वे आखिर हैं क्या। इस समय सिर्फ जॉन ही नहीं, बल्कि केओटिक स्टार अलायंस के लोग और पायरेट्स सभी गंगा को सम्मान और डर के मिश्रण के साथ देख रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगा ने अकेले ही इस पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया था। अगर वह नहीं होता तो केओटिक स्टार अलायंस की हार निश्चित थी। पूरे जहाज पर पहले 100 से भी कम लोग थे, जिनमें से कई मारे जा चुके थे और अब मुश्किल से 30 लोग बचे थे। ऐसे में केवल 30 लोगों का 8000 से ज्यादा पायरेट्स को पकड़ लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये दिखाता है कि टॉप टियर कॉम्बैट पावर कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे दुश्मन कितने भी ज्यादा हों। अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति हो तो पूरी स्थिति बदल सकती है। गंगा ने अकेले ही पूरी पायरेट आर्मी को हरा दिया और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जॉन उड़कर गंगा के पास आया। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसने कहा कि गंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत इतनी भयानक होगी। मैंने सोचा था कि आर्य को मारने के बाद तुम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हो, लेकिन मैंने तुम्हें कम आंका। गंगा ने अपने कंधे पर बैठे लिटिल ब्लैक कैट को सहलाते हुए कहा कि एनवॉय, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। असल में ताकत इन दोनों बिल्लियों की है, मेरी नहीं। जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वे तुम्हारे आदेश ही तो मानती हैं। फिर उसने पूछा कि ये दोनों आखिर किस प्रकार के जीव हैं, ये डेमोनिक बीस्ट जैसे नहीं लगते। गंगा ने कहा कि ये पहले सामान्य किटन्स थे, लेकिन डेमोनिक एनर्जी से प्रभावित होकर म्यूटेट हो गए, इसलिए अब ऐसे दिखते हैं। जॉन ने सिर हिलाया और कहा कि तो ये डीमंस हैं। उसने डीमंस के बारे में सुना तो था, लेकिन पहली बार देखा था। आज का अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। तभी सुलैंग ने दूर से आवाज लगाई कि एनवॉय, हमारे पास स्पिरिट बाइंडिंग रोप्स कम पड़ रहे हैं। इतने कैदियों को बांधना मुश्किल हो रहा है। जॉन ने चारों ओर देखा और कहा कि 8000 से ज्यादा कैदियों को संभालना आसान नहीं है। उसने आदेश दिया कि सोल कंडेंसेशन रेल्म से ऊपर वालों को पहले बांधा जाए और बाकी को जहाज के केबिन में बंद कर दिया जाए। अब सभी लोग पायरेट शिप पर आ गए थे, जो बहुत बड़ा था और हजारों लोगों को समा सकता था। बाकी जहाज युद्ध में नष्ट हो चुके थे और समुद्र में डूब गए थे। जब सभी कैदियों को केबिन में बंद कर दिया गया, तो गंगा ने पूछा कि स्पिरिट बाइंडिंग रोप क्या होती है। जॉन ने बताया कि यह एक विशेष आर्टिफैक्ट है जो कल्टिवेटर की ट्रू एसेंस को सील कर देता है, जिससे वे भाग नहीं सकते। गंगा को याद आया कि यह इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में लिखा लॉकिंग यू एंड रोप जैसा ही है। उसने केबिन की ओर देखते हुए कहा कि अब जब कैरोलिना पायरेट गैंग को पकड़ लिया गया है, तो क्यों न उनके बेस पर्ल आइलैंड जाकर वहां के खजाने भी देख लिए जाएं। जॉन ने सोचा और सहमत हो गया। उसने तुरंत जहाज का रास्ता बदलवाया और पर्ल आइलैंड की ओर बढ़ने का आदेश दिया। आधे दिन से भी कम समय में वे वहां पहुंच गए। गंगा ने देखा कि द्वीप पर एक छोटा शहर बसा हुआ था, जिसमें हजारों लोग रहते थे। पायरेट्स के परिवार भी वहीं रहते थे और सामान्य जीवन जीते थे। जॉन को चिंता थी कि अगर वे सब उतर गए तो कैदियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा। तब गंगा ने लिटिल ब्लैक कैट को वहीं छोड़ दिया और कहा कि इसके रहते कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। जॉन ने सहमति जताई। फिर उसने एक पायरेट को बुलाया, जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के अंतिम स्तर पर था। उसने बताया कि यह सूर्या है, जो परितोष का भरोसेमंद आदमी था और द्वीप को अच्छी तरह जानता है। सूर्य ने विनम्रता से गंगा को नमस्कार किया और खुद को सूरज कहकर बुलाने को कहा। गंगा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह उससे उम्र और ताकत दोनों में बड़ा था। फिर सूर्या उन्हें शहर के अंदर ले गया।
रास्ते में कई लोग उससे सवाल करते रहे, लेकिन उसने बहाने बनाकर बात टाल दी। कुछ देर बाद वे शहर के बीच एक बड़े मकान के सामने पहुंचे। सूर्य ने कहा कि यही परितोष का निवास है। वे अंदर गए तो एक युवक ने गुस्से में पूछा कि बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए। सूर्य ने बताया कि यह परितोष का पोता हेमंत है। जॉन ने बिना देर किए उसे पकड़ने का आदेश दिया। हेमंत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे जमीन पर गिरा दिया गया। वो चिल्लाया कि उसके दादा परितोष इस इलाके के शासक हैं और वो सबको मार डालेंगे। सूर्य ने ठंडे स्वर में कहा कि परितोष मर चुका है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनकर हेमंत चौंक गया। कुछ पल बाद वो अचानक हंसने लगा और बोला कि अच्छा हुआ वो बूढ़ा मर गया। हेमंत के चेहरे पर अचानक खुशी देखकर गंगा और बाकी लोग हैरान रह गए। अभी तक वह अपने दादा परितोष का नाम लेकर घमंड कर रहा था, लेकिन अब उसकी मौत पर खुश हो रहा था। ये बात समझ से बाहर थी। गंगा को ये थोड़ा मजेदार लगा। वह आगे बढ़ा और पूछा कि तुम्हारे दादा की मौत हुई है, तुम खुश क्यों हो? हेमंत के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी। उसने जमीन पर थूक दिया और गुस्से में कहा कि उस बूढ़े परितोष की मौत का वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत कम थी, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता था और मजबूरी में यहाँ छिपकर अपमान सहता रहा। अब जब वह मर गया है तो यह उसके लिए बदला पूरा होने जैसा है। फिर उसने कहा कि वह हेमंत नहीं है, उसका असली नाम नमन है और वह रेडिसन आइलैंड का रहने वाला है। ये सुनकर जॉन भी इंटरेस्ट लेने लगा। उसने पूछा कि वो असल में कौन है। नमन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पिरिट बाइंडिंग रोप के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जॉन से कहा कि पहले उसे खोल दिया जाए। जॉन को भरोसा था कि एक ट्रांसेंडेंट स्तर का व्यक्ति कोई खतरा नहीं पैदा कर सकता, इसलिए उसने रस्सियां खोलने का आदेश दे दिया। आज़ाद होते ही नमन ने अपना चेहरा पकड़कर एक ह्यूमन त्वचा का मुखौटा उतार दिया। नीचे उसका असली चेहरा था। अब सबको समझ आ गया कि वह अब तक भेष बदलकर रह रहा था। उसने मुखौटा जमीन पर फेंका और बताया कि परितोष ने उसके परिवार के जहाज को लूट लिया था, उसके पूरे परिवार को मार डाला था और उसे पकड़कर पर्ल आइलैंड ले आया था, जहां उसे गुलाम बना दिया गया। बाद में उसे हेमंत के पास भेज दिया गया, जो रोज उसे प्रताड़ित करता था। धीरे धीरे उसने हेमंत की आदतें, चालढाल और आवाज सब सीख ली। फिर एक दिन मौका देखकर उसने उसे मार डाला और उसकी जगह खुद बनकर परितोष के पास रहने लगा। वह भागा नहीं, बल्कि वहीं रुका रहा ताकि एक दिन परितोष को मार सके, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी और वह कभी उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाया। चोरी से हमला करना भी संभव नहीं था, क्योंकि परितोष की डिवाइन सेंस हर समय सतर्क रहती थी। लेकिन अंत में परितोष फिर भी मारा गया। ये सब सुनकर सभी को पूरी सच्चाई समझ आ गई। नमन ने जॉन की ओर देखा और पूछा कि क्या आपने परितोष को मारा है? जॉन ने सिर हिलाकर गंगा की ओर इशारा किया। नमन तुरंत झुक गया और गंगा को धन्यवाद देने लगा। उसने कहा कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह उसे अपने परिवार की एंसेस्ट्रल ट्रेजर देना चाहता है। गंगा ने साफ कहा कि उसने परितोष को उसके लिए नहीं मारा, इसलिए धन्यवाद की जरूरत नहीं है। लेकिन नमन ने जिद करते हुए कहा कि उसके पूरे परिवार का बदला लिया गया है, इसलिए वह किसी भी हालत में यह उपहार देना चाहता है। गंगा ने टालते हुए कहा कि बाद में देखेंगे। फिर उसने सूर्या से कहा कि उन्हें ट्रेजर वॉल्ट तक ले चले। इससे पहले कि सूर्य कुछ कहता, नमन ने कहा कि वह खुद रास्ता जानता है और उन्हें आगे ले गया। वे सभी घर के पीछे गए, एक सुरंग से नीचे उतरे और ट्रेजर वॉल्ट तक पहुंच गए। दरवाजा बंद था और उस पर एक साधारण अरे लगा हुआ था। जॉन दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि नमन ने उसे रोका और कहा कि वह इसे खोल सकता है। उसने थोड़ी देर में दरवाजा खोल दिया और सभी अंदर चले गए। परितोष ने 100 साल तक लूटपाट की थी, इसलिए वहां काफी खजाना जमा था। हालांकि उसने ज्यादातर चीजें अपने लोगों में बांट दी थीं, फिर भी यहाँ काफी संपत्ति बची हुई थी। पिल्स ज्यादा नहीं थीं और जो थीं भी, वे खास गुणवत्ता की नहीं थीं, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जब गिनती की गई तो कुल 230 मिलियन से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकले। ये संख्या सभी के लिए चौंकाने वाली थी। लेकिन गंगा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स हासिल कर चुका था। उसने बाकी खजाने को देखा, लेकिन केवल कुछ ही चीजें उसके काम की थीं, बाकी सब उसके लिए बेकार थीं। अंत में जॉन ने सारा खजाना इकट्ठा किया और गंगा को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दे दिए, क्योंकि इस जीत का श्रेय उसी को जाता था। गंगा ने बिना झिझक उन्हें स्वीकार कर लिया। अब उसके पास कुल मिलाकर 8 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स हो चुके थे। इसके बाद सभी वापस जहाज पर लौट आए।
शहर के लोग अभी भी सूर्या को विदा कर रहे थे और उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि कैरोलिना पायरेट गैंग खत्म हो चुका है। जॉन ने पायरेट्स के परिवारों को नज़रअंदाज किया और जहाज को केओटिक स्टार आइलैंड की ओर मोड़ दिया। नमन को रीडसन आइलैंड पर उतरना था, जो रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए उसे अलग से भेजने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन बाद जहाज रीडसन आइलैंड के पास पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने पायरेट शिप को देखा, वे डर गए और भागने लगे। जॉन ने जहाज नहीं रोका और नमन से कहा कि वो खुद उतर जाए। नमन ने धन्यवाद दिया और गंगा से फिर अनुरोध किया कि वह उसके साथ एंसेस्ट्रल लैंड चले। गंगा ने मना कर दिया। तब नमन ने कहा कि वह खुद खजाना लाकर देगा। गंगा ने फिर मना किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। जॉन ने उसे जल्दी उतरने के लिए कहा। नमन उतर गया और जाते जाते बोला कि वह जल्दी लौटेगा। उसी समय जब जहाज आगे बढ़ने वाला था, द्वीप की ओर से एक तेज आवाज आई कि कैरोलिना पायरेट गैंग की हिम्मत कैसे हुई रीडसन आइलैंड पर हमला करने की, क्या वे केओटिक स्टार अलायंस को नहीं मानते? आवाज सुनकर गंगा ने रीडसन आइलैंड की ओर देखा और पाया कि एक सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला लंबा चोगा पहने मिड स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर तेजी से उनकी ओर आ रहा था। उसके शब्दों से साफ था कि वह केओटिक स्टार अलायंस का एनवॉय है जो इस द्वीप पर तैनात है। ब्रदर कियान, जॉन हवा में उछलकर बोला। रवि ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वह पायरेट शिप पर उतर आया और पूछा कि तुम टॉर्टस आइलैंड पर नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो और यह कैरोलिना पायरेट गैंग का जहाज कैसे मिला? जॉन ने पूरी बात समझाई कि रास्ते में उनका जहाज नष्ट हो गया और उन्होंने पायरेट्स को हराकर उनका जहाज ले लिया। ये सुनकर रवि चौंक गया और बोला कि क्या सच में तुम लोगों ने पूरे पायरेट क्रू को हरा दिया? जॉन ने पूरा घटनाक्रम बताया। सब सुनने के बाद रवि ने गंगा की ओर देखा और कहा कि एक मिड स्टेज कंडेंसेशन रेल्म कल्टिवेटर होकर लेट स्टेज वॉइड रेल्म के व्यक्ति को हराना वाकई प्रभावशाली है। गंगा ने विनम्रता से कहा कि यह सिर्फ किस्मत थी, लेकिन रवि ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, ये किस्मत ही है। असल ताकत तो उन 2 डेमोनिक कैट्स की है। जिसे भी वे मिल जाएं, वो परितोष को हरा सकता है। गंगा बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला, लेकिन जॉन को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, उन 2 बिल्लियों के बिना भी गंगा की ताकत वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। रवि ने बस औपचारिक तौर पर हामी भर दी, लेकिन साफ था कि वह इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। असल में वह गंगा से ज़्यादा उन डेमोनिक कैट्स में दिलचस्पी ले रहा था। उसके मन में लालच आ चुका था। तभी उसे याद आया कि जॉन केओटिक स्टार आइलैंड जा रहा है। उसने पूछा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? जॉन ने कहा कि गंगा केओटिक स्टार अलायंस में शामिल होना चाहता है, इसलिए वे वहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर रवि ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा कि एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर के लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ये तो छोटा सा मामला है। ये सुनकर जॉन नाराज हो गया। उसने कहा कि गंगा अभी भले ही कम स्तर पर है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है और उसका भविष्य असीमित है। लेकिन रवि ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा कि उसकी ताकत सिर्फ बाहरी मदद की वजह से है। उन 2 बिल्लियों के बिना वह एक साधारण कल्टिवेटर ही है। जॉन का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा कि जब गंगा का परिचय वासु और हरिवंश से होगा, तब रवि खुद अपनी गलती समझेगा। इस सोच के साथ उसने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, जैसा तुम सोचते हो। रवि को लगा कि जॉन उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसने गंगा की ओर देखा, जो शांत भाव से समुद्र की ओर देख रहा था। ये देखकर उसे और चिढ़ हुई। उसने मन ही मन सोचा कि केओटिक स्टार आइलैंड पहुंचकर वह किसी तरह उन डेमोनिक कैट्स को अपने हाथ में ले लेगा। फिर उसने कहा कि वह भी उनके साथ केओटिक स्टार आइलैंड जाएगा। जॉन ने तुरंत हामी भर दी। उसे तो यह और भी अच्छा लगा। फिर जहाज आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक रीडसन आइलैंड की ओर से आवाज आई, रुको, मेरा इंतजार करो। सबने पीछे मुड़कर देखा। नमन तेजी से उड़ता हुआ जहाज की ओर आ रहा था। वह डेक पर उतरा, पसीना पोंछा और एक ब्रोकेड बॉक्स गंगा की ओर बढ़ाते हुए बोला कि यह उसके परिवार का खजाना है, कृपया इसे स्वीकार करें। जॉन हंस पड़ा और बोला कि यह सच में दिलचस्प आदमी है। गंगा मुस्कुराया और बोला कि उसने पहले ही कहा था कि उसे ये खजाना नहीं चाहिए। तभी पास खड़े रवि ने नमन का नाम सुना और चौंक गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और उत्साहित होकर पूछने लगा कि क्या वह नारंग फैमिली का नमन है, जिसके पिता युग, दादा सम और परदादा कोशा हैं। नमन हैरान रह गया और बोला कि हाँ, लेकिन आप कौन हैं?
रवि जोर से हंसने लगा और बोला कि तो नारायण फैमिली पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये सुनकर सभी लोग उलझन में पड़ गए। जॉन ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। रवि ने कहा कि वह उसे नहीं जानता, लेकिन उसके परिवार के बारे में जानता है। फिर उसने सीधे पूछा कि नारायण फैमिली का एंसेस्ट्रल ट्रेजर कहाँ है। नमन तुरंत सतर्क हो गया। उसने ब्रोकेड बॉक्स को अपनी आस्तीन में छिपा लिया और कहा कि उसे किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। रवि ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे हाथ में ये क्या है। गंगा और जॉन दोनों समझ गए कि रवि की नज़र नमन के फैमिली हेirloom पर है। उसके व्यवहार से साफ था कि यह खजाना बेहद कीमती है, वरना वह इतना उत्साहित नहीं होता। नमन ने सिर हिलाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता और रवि को नज़रअंदाज करते हुए ब्रोकेड बॉक्स गंगा की ओर बढ़ा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह उसके लिए धन्यवाद का उपहार है। गंगा समझ गया कि रवि के इरादे ठीक नहीं हैं। अगर उसने यह उपहार नहीं लिया तो रवि इसे जबरदस्ती छीन सकता है, इसलिए उसने पहले इसे स्वीकार करने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रवि अचानक आगे बढ़ा और ब्रोकेड बॉक्स छीन लिया। नमन चौंक गया और गुस्से में बोला कि यह गंगा के लिए है, तुम इसे कैसे ले सकते हो। रवि ने ठंडी नज़रों से उसे देखा और घमंड से बोला कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। उसकी आवाज़ में ट्रू एनर्जी थी। नमन उसे सहन नहीं कर पाया। उसके सातों छिद्रों से खून निकलने लगा और वह गिरकर बेहोश हो गया। गंगा का चेहरा बदल गया। वह तुरंत उसके पास गया, उसे दवा दी और उसकी मदद से उसका उपचार किया। कुछ देर बाद नमन होश में आ गया। वह शर्मिंदा होकर बोला कि जो खजाना वह देना चाहता था वह छिन गया। गंगा गुस्से से रवि की ओर देखता हुआ बोला कि वह चीज़ उसकी नहीं है, उसे तुरंत वापस करो। जॉन भी नाराज हो गया और बोला कि रवि ने हद कर दी है। लेकिन रवि ने ठंडे स्वर में कहा कि वह खजाना असल में उसका है, जिसे नारायण फैमिली ने चुराया था। उसने कहा कि उसने नमन को नहीं मारा, यही उसकी दया है। नमन गुस्से में चिल्लाया कि यह झूठ है, उसके दादा ने वह खजाना समुद्र के तल से पाया था। रवि ने कहा कि उसके दादा ने झूठ बोला था और अब वो चीज़ अपने असली मालिक के पास लौट रही है। ये सुनकर नमन और भड़क गया और उसे झूठा कहा। रवि की आंखों में हत्या की चमक आ गई। उसने सीधे नमन पर हमला कर दिया। गंगा को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा। उसने तुरंत हमला रोकने के लिए अपनी शक्ति से उसे ब्लॉक किया। अगर रवि पूरी ताकत से हमला करता तो शायद गंगा भी उसे नहीं रोक पाता। जॉन गुस्से में बोला कि वह क्या कर रहा है। रवि ने ठंडे स्वर में कहा कि वह उस नीच आदमी को मारना चाहता है। नमन ने जवाब दिया कि असली नीच वही है। गंगा ने नमन को आश्वासन दिया कि वह उसका सामान वापस दिलाएगा। फिर उसने रवि से कहा कि वह तुरंत ब्रोकेड बॉक्स वापस करे, नहीं तो वह कठोर कदम उठाएगा। रवि हंस पड़ा और बोला कि वह देखना चाहता है कि गंगा क्या कर सकता है। ये कहकर उसने तुरंत हमला किया। उसे लगा कि अगर वह तेजी से गंगा को खत्म कर दे तो डेमोनिक कैट्स को मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसके पीछे से एक भयानक ऊर्जा उठी। वह ट्रू एसेंस या डेमोनिक एनर्जी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और डरावनी शक्ति थी। वो तुरंत समझ गया कि यह खतरा है और उसने दिशा बदल दी। जब उसने पीछे देखा तो काली डेमोनिक एनर्जी उसका पीछा कर रही थी। तभी उसमें से एक बिल्ली की आवाज़ आई और उसे समझ आ गया कि यह लिटिल ब्लैक कैट है। असल में गंगा ने पहले ही उसे चुपके से पीछे छोड़ दिया था। अब रवि का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह बिल्ली परितोष को मार सकती है तो वह खुद भी उसके सामने कुछ नहीं है। जॉन ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि उसे मत मारो। गंगा की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने डेमन लैंग्वेज में आदेश दिया कि उसे मारो नहीं, लेकिन बुरी तरह घायल करो। लिटिल ब्लैक कैट तुरंत उस पर टूट पड़ा और जोरदार टक्कर मारी। रवि खून उगलते हुए पीछे जा गिरा और पानी में गिर गया। लेकिन वो पूरी तरह नहीं डूबा। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ऊपर उठ गया। जॉन ने राहत की सांस ली कि वह जिंदा है। उसने गंगा से कहा कि अगर उसने रवि को मार दिया तो ये केओटिक स्टार अलायंस के खिलाफ होगा और उसे बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। गंगा ने पूछा कि अगर वो अलायंस में शामिल हो जाए तो क्या उसे मार सकता है। जॉन थोड़ी देर सोचकर बोला कि तब भी मुश्किल होगी, लेकिन संभव है। रवि खांसते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर साफ था। वह गंगा को देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि गंगा ने ठंडी नज़रों से कहा, मरना है क्या। बस इतना सुनते ही रवि चुप हो गया।
जब रवि ने देखा कि गंगा उसकी पहचान की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा और सच में उसे मारने की सोच रहा है, तो उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। हालांकि वह केओटिक स्टार अलायंस का एनवॉय था और मिड स्टेज वॉइड रेल्म का एक्सपर्ट भी, फिर भी वह गंगा से दया की भीख नहीं मांग सका। तभी जॉन ने बीच में आकर कहा कि उसे नहीं मारा जा सकता। गंगा कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला कि उसका सामान वापस करो। रवि ने दांत भींचे, थोड़ा झिझका, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करता, लिटिल ब्लैक कैट अचानक उसकी ओर झपटा। वह घबरा गया और तुरंत बोला कि वह वापस कर देगा। लिटिल ब्लैक कैट ने एक तेज आवाज निकाली और वापस गंगा के कंधे पर आकर बैठ गया। रवि ने डर भरी नज़र से उसे देखा, फिर ब्रोकेड बॉक्स निकालकर गुस्से में गंगा की ओर फेंक दिया। गंगा ने उसे पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा कि अब वह यहाँ से चला जाए। रवि कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर के कारण चुप रहा और सीधे द्वीप की ओर चला गया। गंगा ने नमन की ओर देखा और पूछा कि वह कैसा है। नमन ने कहा कि चोटें गंभीर हैं, लेकिन दवा लेने के बाद वह जल्दी ठीक हो जाएगा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द के कारण फिर गिर पड़ा। गंगा ने उसे रोकते हुए कहा कि वह यहीं जहाज पर आराम करे। फिर उसने कहा कि रवि के रहते वह रीडिसन आइलैंड पर सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसे उनके साथ टॉर्टिस आइलैंड चलना चाहिए। नमन ने थोड़ा सोचा और मान गया। उसने गंगा को धन्यवाद दिया। गंगा ने ब्रोकेड बॉक्स उसे वापस देने की कोशिश की, लेकिन नमन ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह खजाना अब गंगा का है और उसके पास रखने का कोई मतलब नहीं। आखिरकार गंगा ने वो बॉक्स स्वीकार कर लिया। उसे भी जानने की उत्सुकता थी कि इसमें क्या है। उसने बॉक्स खोला और अंदर एक लाल रंग की वस्तु देखी जो किसी पौधे जैसी दिख रही थी। नमन ने बताया कि इसे सी हार्ट फ्रूट कहा जाता है। ये सुनते ही गंगा की आंखें चमक उठीं। उसने इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में इसके बारे में पढ़ा था। ये समुद्र की ऊर्जा से बना एक दुर्लभ खजाना है जो किसी भी प्रकार की डिवाइन कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है। ये विंड पर्ल से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह केवल एक तत्व तक सीमित नहीं है। गंगा समझ गया कि रवि इसे क्यों छीनना चाहता था। जॉन ने भी उसे बधाई दी और कहा कि इससे उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ सकती है। गंगा मुस्कुराया और कहा कि यह सब उसकी वजह से संभव हुआ। फिर जहाज केओटिक स्टार आइलैंड की ओर बढ़ने लगा। उधर रवि किनारे पर खड़ा जहाज को घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वह बड़बड़ाया कि सी हार्ट फ्रूट उसका है और वह इसे वापस लेकर रहेगा। उसने तुरंत केओटिक स्टार अलायंस का एक जहाज लिया और तेज गति से दूसरी दिशा से केओटिक स्टार आइलैंड की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद गंगा जहाज के डेक पर खड़ा दूर देख रहा था। सामने केओटिक स्टार आइलैंड दिखाई देने लगा। जॉन उसके पास आया और कहा कि वे पहुंच गए हैं। गंगा को उम्मीद थी कि यह द्वीप बहुत बड़ा होगा, लेकिन वह छोटा निकला। वहां सिर्फ एक छोटा शहर था। जॉन ने बताया कि केओटिक स्टार अलायंस के लोग कम हैं, लेकिन सभी एलीट हैं। अगर वे एक साथ हो जाएं, तो बाकी सभी द्वीप भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने ये भी बताया कि ये द्वीप स्पिरिट स्टोन माइन है और यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही जहाज करीब पहुंचा, गंगा ने महसूस किया कि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी है। तभी द्वीप से आवाज आई कि कौन पायरेट्स यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हैं। गंगा ने देखा कि एक सोल कंडेंसेशन रेल्म का कल्टिवेटर उनकी ओर आ रहा है। वह बिल्कुल निडर था, क्योंकि उसे केओटिक स्टार अलायंस पर पूरा भरोसा था। केजरीवाल, मैं हूँ। जॉन ने सामने आते हुए अर्ली स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर को आवाज दी। एनवॉय, केजरीवाल ने जॉन को पहचान लिया। उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने हवा में रुककर नमस्कार किया और पूछा कि आप पायरेट शिप पर क्यों हैं। जॉन ने संक्षेप में पूरी बात बता दी। केजरीवाल को कैरोलिना पायरेट गैंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इसे कोई साधारण पायरेट ग्रुप समझा। लेकिन जब उसे पता चला कि जहाज में 8,000 से ज़्यादा पायरेट्स कैद हैं, तो वह काफ़ी चौंक गया। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसने जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाया और कैदियों को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। गंगा और बाकी लोग जहाज से उतरकर द्वीप पर चले गए। जॉन के साथ होने के कारण किसी ने उन्हें नहीं रोका। वे आसानी से केओटिक स्टार आइलैंड के छोटे शहर में प्रवेश कर गए। शहर में काफ़ी चहल पहल थी। ये ज़्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन सामान्य शहर जैसा ही था। यहाँ के लोग भी बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। ये देखकर समझना मुश्किल था कि यही केओटिक स्टार अलायंस का मुख्यालय है। जॉन ने बताया कि यहाँ अलायंस के सदस्यों के परिवार और कुछ कर्मचारी रहते हैं।
असली मुख्यालय शहर के पीछे माउंटेन पर है। गंगा ने सिर हिलाया और पूछा कि क्या वे अभी हरिवंश और वासु से मिलने जाएंगे। जॉन ने कहा कि अभी नहीं, पहले आराम करो, कल जाकर मिलेंगे। गंगा ने हामी भर दी। आखिर वे दोनों अनडाइंग रेल्म के शीर्ष एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए इंतजार करना स्वाभाविक था। जॉन ने उन्हें एक बड़े आंगन वाले घर में ठहराया और खुद माउंटेन की ओर चला गया। सब सेटल होने के बाद गंगा यशिका से मिलने गया। दोनों कमरे में बैठे थे। यशिका नीचे देख रही थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। वह खुद को हमेशा मजबूत और स्पष्ट मानती थी, लेकिन गंगा के सामने आते ही वह असहज हो जाती थी। गंगा ने पूछा कि उसके आगे के क्या प्लान्स हैं। यशिका ने उलझन में पूछा कि किस तरह के प्लान्स। गंगा ने कहा कि क्या वह हमेशा उसके साथ ही रहने वाली है। यशिका चुप हो गई। गंगा ने गंभीर होकर कहा कि वह 1000 स्टार आइलैंड का रहने वाला नहीं है और जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। साथ ही उसने साफ कहा कि उसके मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं है। ये सुनकर यशिका कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह कुछ बोले बिना उठी और अंदर चली गई, ये कहते हुए कि वह सोचकर बताएगी। गंगा ने आह भरी और वहां से निकल गया। वह अपने कमरे में लौटा जहां रागिनी बैठी थी। उसने उसे घूरते हुए कहा कि वह औरतों के मामले में बहुत चालाक है। गंगा ने बात बदल दी और कहा कि उसने अभी तक परितोष का स्टोरेज रिंग नहीं देखा। उसने सी हार्ट फ्रूट और ड्रैगन टेल रूट निकाले और देखकर मुस्कुराया। दोनों बेहद दुर्लभ खजाने थे। फिर उसने स्टोरेज रिंग खोला। उसमें बहुत सारी चीजें थीं। लगभग 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स थे और बाकी जगह पिल्स, मटेरियल्स और वेपन्स से भरी थी। उसे कोई खास मिस्टिकल स्वॉर्ड नहीं मिला, जिससे वो थोड़ा निराश हुआ। पिल्स अच्छी क्वालिटी की थीं और मटेरियल्स भी उपयोगी थे। उसने कुछ 5 पैटर्न मिस्टिक पिल्स अपने पास रखीं और बाकी रागिनी को दे दीं। रागिनी ने बिना झिझक सब स्वीकार कर लिया। उसके लिए ये सामान्य था। दोनों कुछ देर साथ बैठे रहे। माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगा, लेकिन रागिनी ने रोक दिया और कहा कि पास के कमरे में लोग हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा ने दरवाजा खोला तो नमन बाहर खड़ा था। उसने कहा कि वो बाहर घूमने जा रहा है और बताने आया था। गंगा ने कहा कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नमन ने कहा कि वो उसके साथ आया है, इसलिए उसे इजाज़त लेनी चाहिए। गंगा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। तभी यशिका भी बाहर आई और नमन के साथ जाने की बात कही। वह यहाँ रहकर उदास थी, इसलिए बाहर जाना चाहती थी। नमन ने गंगा की ओर देखा। गंगा ने इशारा किया तो वह उसे साथ लेकर चला गया। गंगा वापस कमरे में आया और साधना करने लगा। कुछ देर बाद अचानक यशिका की घबराई हुई आवाज आई कि कुछ गड़बड़ हो गई है। गंगा और रागिनी तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि यशिका का चेहरा चिंतित था, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। यशिका ने घबराई हुई आवाज में कहा, यंग मास्टर यून, उन्हें पीटा गया है। गंगा चौंक गया और पूछा कि आखिर हुआ क्या। यशिका ने बताया कि वे दोनों सड़क पर चल रहे थे। तभी अचानक कुछ कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स आए और उन्होंने नमन को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने उनका सामान चुराया है और फिर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि जब तुम उसके साथ थी तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया गया। यशिका ने सिर हिलाया और कहा कि उसे भी समझ नहीं आया। उन्होंने उसे देखा जरूर, लेकिन पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। गंगा की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा कि यह साफ है कि उसे जानबूझकर वापस भेजा गया है ताकि वह खबर दे सके। इसका मतलब है कि असली निशाना नमन नहीं, बल्कि वह खुद या रागिनी है। रागिनी ने सोचते हुए कहा कि वे यहाँ पहली बार आए हैं। उन्होंने किसी को नाराज भी नहीं किया। तभी गंगा की आंखों में चमक आई और उसने कहा कि यह रवि का काम है। रागिनी चौंक गई और बोली कि क्या वह वापस आ गया। गंगा ने सिर हिलाया और कहा कि और कोई नहीं हो सकता। वो तुरंत बाहर निकल गया और यशिका से कहा कि उसे उस जगह ले चले। तीनों तेजी से शहर की गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक जगह भीड़ जमा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। यशिका ने इशारा किया कि वही जगह है। गंगा भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया और उसने देखा कि 4 कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स ने नमन को घेर रखा है। नमन खून से लथपथ था और उसकी हालत बेहद खराब थी। चारों कल्टिवेटर्स ठंडे चेहरे के साथ खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। ये देखकर गंगा के अंदर गुस्सा भड़क उठा और उसकी आंखों में हत्या की चमक आ गई।
लेकिन रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि यह उनका क्षेत्र है, बिना सोचे समझे हमला करना खतरनाक होगा। गंगा ने खुद को शांत किया और अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर महसूस किया कि आसपास वॉइड रेल्म के 2 कल्टिवेटर्स मौजूद हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह जाल है। अगर वह हमला करेगा तो उसे फंसाकर खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उसने रागिनी से कहा कि वो तुरंत जॉन को बुलाकर लाए। रागिनी भीड़ से निकलकर जल्दी से चली गई। भीड़ में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि चोरी की होगी तो कोई कह रहा था कि उसे फंसाया गया है। तभी गंगा आगे बढ़ा। उसने चारों कल्टिवेटर्स को नज़रअंदाज किया और सीधे नमन को उठाकर पूछा कि वह ठीक है या नहीं। नमन ने आंखें खोली, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन खून उगल दिया। गंगा का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने जांच की और पाया कि उसकी नसें टूट चुकी हैं, डैंशन नष्ट हो चुका है और उसकी कल्टिवेशन खत्म हो गई है। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने दवा निकालकर नमन को दी और उसका उपचार करने लगा। तभी एक कल्टिवेटर गुस्से में चिल्लाया कि वह क्या कर रहा है। गंगा ने उसे ठंडी नज़र से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और अपना काम जारी रखा। वह कल्टिवेटर गुस्से में आ गया और उसने गंगा पर हमला कर दिया। वह लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म का था और उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। उसका हमला सीधे गंगा और नमन की ओर आया। भीड़ डरकर पीछे हट गई, लेकिन केओटिक स्टार आइलैंड के नियमों के कारण वह पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था। तभी अचानक गंगा ने एक हाथ से नमन का इलाज जारी रखा और दूसरे हाथ से तेज मुक्का मारा। उसका वार बिजली की तरह तेज था। जोरदार धमाके के साथ उसका पंच उस पाम अटैक से टकराया और उसे तोड़ दिया। सभी लोग हैरान रह गए। गंगा ने बिना रुके आगे हमला जारी रखा और वह पंच उस कल्टिवेटर की ओर बढ़ गया। दूसरे कल्टिवेटर ने तुरंत तलवार निकालकर उस अटैक को रोका। दोनों की ताकत बराबर थी, इसलिए हमला वहीं खत्म हो गया। गंगा समझ गया कि वे लोग खुलकर लड़ नहीं सकते। उसने तुरंत मौका पकड़ा और अपनी उंगलियों से 4 एनर्जी बीम्स छोड़ी जो हवा की तरह तेज थीं। चारों कल्टिवेटर्स घबरा गए। वे पूरी ताकत से जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि इससे आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता था। वे मजबूरी में बचाव करने लगे। गंगा लगातार अटैक करता गया। अब चारों कल्टिवेटर्स उलझ गए थे और उसकी तेजी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। एक हाथ से गंगा ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए नमन की चोटों का इलाज किया, जबकि दूसरे हाथ से वह लगातार उंगलियों से ऊर्जा किरणें छोड़कर 4 कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स को रोक रहा था, जिससे उन्हें हमला करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। इस स्थिति ने उन चारों लोगों को बेहद अस्तव्यस्त कर दिया। ये युवा आदमी कमाल का है, यह इतनी आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकता है। सिर्फ मल्टीटास्किंग ही नहीं, ये 2 बिल्कुल अलग-अलग एनर्जी कल्टिवेशन के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है इसकी स्पिरिट बेहद शक्तिशाली है और इसकी ट्रू एसेंस भी बेहद मजबूत है, तभी यह इतनी सहजता से काम कर पा रहा है। इसने अकेले ही 4 सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स को रोक रखा है, जिनमें से कुछ उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। हालांकि उसने पूरी ताकत नहीं लगाई है, फिर भी इसके तरीके बेहद प्रभावशाली हैं। लेकिन ये युवा आदमी है कौन? मैंने इसे पहले कभी इस आइलैंड पर नहीं देखा। इस आइलैंड पर इतने लोग हैं, क्या तुम सभी को जान सकते हो? जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ा, और भी लोग इकट्ठा होकर इसे देखने लगे और उत्साह से चर्चा करने लगे। हालांकि गंगा ने उन चारों के हमलों को रोक रखा था, लेकिन उसने अपना किलिंग मूव इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जानबूझकर संतुलन बनाए रखा। एक तरफ उसे नमन की चोटों का इलाज करना था, दूसरी तरफ वह जल्दबाजी में अपना किलिंग मूव इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इन चारों को मारना तो ठीक था, लेकिन अगर कोई और घायल हो जाता, तो जब वासु और हरि आते, तो उनके लिए उसकी मदद करना मुश्किल हो जाता। आखिरकार, केओटिक स्टार अलायंस के भी नियम हैं, कोई भी सिर्फ स्टार एनवॉय होने के कारण मनमानी नहीं कर सकता। इससे दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। जब गंगा इस गतिरोध में फंसा हुआ था, तभी सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल के एक प्राइवेट रूम में 3 लोग खिड़की से बाहर सड़क पर हो रही स्थिति को देख रहे थे। इन 3 लोगों में रवि भी शामिल था। MK, क्या यही वो गंगा है जिसके बारे में तुमने बताया था? एक प्रभावशाली बूढ़े व्यक्ति ने हाथ पीछे बांधकर रवि की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा। बोलने वाला केओटिक स्टार अलायंस का एक एल्डर था, जिसका दर्जा 9 स्टार एनवॉइस के बाद दूसरे स्थान पर था, और उसका नाम विजय था। उसका रवि के साथ रिश्ता असामान्य था। ऊपरी निचले संबंध के अलावा रवि की चचेरी बहन उसकी उपपत्नी थी,
इसलिए रवि को उसका साला माना जा सकता था। रवि, गंगा और बाकी लोगों से पहले केओटिक स्टार आइलैंड लौट आया था और तुरंत विजय को ढूंढकर उससे अपने लिए न्याय की मांग की थी। जब उसे पता चला कि सामने वाला सिर्फ सोल कंडेंसेशन के मध्य स्तर का कल्टिवेटर है, तो विजय ने उसे बहुत हल्के में लिया। लेकिन जब उसने सुना कि गंगा के पास एक डेमोनिक कैट है जो रवि को घायल कर सकती है, तो उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ गई। आखिरकार, उसने राक्षसों के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था, उन्हें कभी असल में नहीं देखा था। इसलिए उसने तय किया कि वो खुद कार्रवाई करेगा और रवि की मदद करेगा गंगा से निपटने में, लेकिन बीच में ही 2 डेमन कैट्स द्वारा उसका शिकार छीन लिया गया। बेशक, रवि का असली लक्ष्य सी हार्ट फ्रूट था, इसलिए उसने इसके बारे में विजय को कुछ नहीं बताया। वरना वह सी हार्ट फ्रूट को भूल सकता था, यहाँ तक कि कुंभू भी उसे अपने लिए ले लेता। जब विजय कार्रवाई करने ही वाला था, रवि ने ठंडी नज़र से गंगा की ओर देखा और कहा, ब्रदर इन लॉ, वही व्यक्ति गंगा है। विजय ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक आई और वह बोला, 4 सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स को मल्टीटास्किंग करते हुए रोकना, जिनमें से 2 उससे ऊंचे स्तर के हैं, ये दिखाता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर, ट्रू एसेंस और कॉम्बैट एबिलिटी काफ़ी मजबूत हैं। अगर वे चारों बाकी लोगों की परवाह किए बिना सीधे उससे लड़ते, तब भी शायद उसे हरा नहीं पाते। मानना पड़ेगा, ये गंगा नाम का लड़का काफ़ी प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि जॉन उसे केओटिक स्टार आइलैंड लेकर आया। लगता है वह उसे बाकी एल्डर्स से मिलवाकर अच्छी तरह प्रशिक्षित करना चाहता है। ऐसी प्रतिभा को मारना अफसोस की बात होगी, लेकिन अगर वह दूसरे एल्डर्स के हाथ लग गया, तो भविष्य में मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। ये कहकर विजय थोड़ी देर के लिए रुका और सोच में पड़ गया। रवि ने भौहें सिकोड़कर पूछा, ब्रदर इन लॉ, आप क्या करने वाले हैं? विजय ने कहा, उसे 2 विकल्प दूंगा। पहला, डेमन कैट मुझे सौंप दे, मेरा शिष्य बन जाए और आगे मेरी सेवा करे। दूसरा, मर जाए। ये सुनकर रवि मन ही मन हंसा। उसे गंगा का घमंडी स्वभाव याद आया। वह जानता था कि गंगा कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। तो फिर गंगा के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रवि अब और इंतजार नहीं कर सकता था और बोला, ब्रदर इन लॉ, क्या हम अभी शुरू करें? विजय ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस लड़के का कोई बैकग्राउंड नहीं है और यह सिर्फ जॉन द्वारा खोजी गई प्रतिभा है? बिल्कुल, रवि ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। विजय ने सिर हिलाया, फिर अचानक हरकत की और उसका शरीर एक पल में कमरे से गायब हो गया। उसी क्षण गंगा को महसूस हुआ कि 2 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स में से एक ने चाल चली है। वो और अधिक सतर्क हो गया और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। कौन है जो केओटिक स्टार आइलैंड पर हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? अचानक आसमान से एक तीखी आवाज गूंजी और एक व्यक्ति ऊपर से उतरते हुए दिखाई दिया। उसकी उग्र ट्रू एनर्जी ने पूरे आकाश को ढक लिया। उसकी शक्ति बेहद भयावह थी। उस व्यक्ति के प्रकट होते ही गंगा को भारी दबाव महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि सामने वाला वॉइड रेल्म में है, लेकिन वह उसका सटीक स्तर नहीं पहचान सका। वह सिर्फ इतना समझ पाया कि सामने वाला कम से कम वॉइड रेल्म के अंतिम चरण या उससे ऊपर है। अचानक हवा में मौजूद उस व्यक्ति ने नीचे आकर एक जोरदार पाम स्ट्राइक किया। 3 मीटर चौड़ी पाम शैडो ने पूरी तरह गंगा और नमन को ढक लिया, बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही पाम शैडो नीचे आए, गंगा पहले से तैयार था। उसने विंड इंटेंट का इस्तेमाल करके नमन को पकड़ा और तेजी से एक तरफ हट गया। उसने अपनी गति को चरम तक पहुंचाया और किसी तरह उस पाम स्ट्राइक से बच निकला। लेकिन वह हमला इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से वह दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा और मुश्किल से खुद को संभाल पाया। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ वह पाम स्ट्राइक जमीन पर गिरा और तुरंत ही एक विशाल, तली रहित सा गड्ढा बन गया। तुम में कुछ काबिलियत तो है। हवा में मौजूद व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि विजय था। उसने ठंडी आवाज में कहा और गंगा के सामने उतरकर उसे दिलचस्पी से देखने लगा। चारों नासेंट सोल रेल्म कल्टिवेटर्स तुरंत झुककर बोले, एल्डर। इसके तुरंत बाद बाकी दर्शकों ने भी सम्मान दिखाते हुए झुककर कहा, एल्डर। ये देखकर गंगा को सामने वाले की पहचान तुरंत समझ आ गई। जब वह यहाँ आया था, जॉन ने उसे केओटिक स्टार अलायंस की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया था। अनडाइंग रेल्म के 9 स्टार एनवॉयज के अलावा वॉइड रेल्म के शिखर पर 1 दर्जन से अधिक एल्डर्स भी थे। उनमें केवल एक का उपनाम लियान था, विजय, और वही उसके सामने खड़ा था। उसे ये भी पता था कि विजय रवि का साला है, तो सच में रवि ही है। गंगा ने भौहें चढ़ाईं, उसके मन में चिंता पैदा हो गई।
जॉन अभी तक नहीं आया था और न ही हरी और वासु पहुंचे थे। अगर वह अभी उनसे लड़ता तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। तभी एक और वॉइड रेल्म कल्टिवेटर उड़कर आया और विजय के पीछे खड़ा हो गया। गंगा ने देखा वह और कोई नहीं बल्कि रवि था। रवि ने उसकी ओर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा और आवाज भेजते हुए कहा, लड़के, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन तुमने मेरा सी हार्ट फ्रूट छीनने की हिम्मत की, अब मुझे तुम्हें मारने का दोष मत देना। रवि की टेलीपैथिक आवाज सुनकर गंगा के चेहरे पर तिरस्कार झलक उठा। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, रवि, तुम खुद मुझसे नहीं निपट सकते, इसलिए दूसरों से मदद मांगते हो। तुम वॉइड रेल्म के मध्य चरण में हो, फिर भी सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण वाले व्यक्ति से निपटने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ रही है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम मजाक नहीं बनोगे? ये सुनते ही सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इस लड़के में तो हिम्मत है, रवि से इस तरह बदतमीजी कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। इसने कहा कि रवि को दूसरों की मदद चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि रवि इससे हार गया हो? असंभव। वॉइड रेल्म का मध्य चरण वाला कल्टिवेटर सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण वाले से हार जाए। तुम सपना देख रहे हो? ये फुसफुसाहट रवि के कानों तक पहुंची और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। गंगा के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने तुरंत विजय से कहा, एल्डर, यह आदमी घमंडी और बेलगाम है, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। निजी तौर पर रवि उसे साला कह सकता था, लेकिन सबके सामने उसे एल्डर ही कहना पड़ता था। मुझे पता है क्या करना है। विजय ने नाखुशी से रवि की ओर देखा, फिर आगे बढ़ा, गंगा की ओर देखा और बोला, युवा, तुम कौन हो? एल्डर, सही है ना? विजय अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही गंगा ने उसे बीच में रोक दिया। विजय ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और वह ठंडी नजर से गंगा को घूरने लगा। भीड़ और भी ज्यादा हैरान हो गई। गंगा बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बल्कि वॉइड रेल्म के इस शक्तिशाली व्यक्ति को भी चुनौती दे रहा था। गंगा ने आगे कहा, एल्डर, मैं पूछना चाहता हूँ, केओटिक स्टार अलायंस के नियमों के अनुसार सड़क पर हिंसा करने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए? ये सुनते ही चारों में से नेता विलियम तुरंत आगे आया, नमन की ओर इशारा करते हुए बोला, एल्डर, इस व्यक्ति ने चोरी की है। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा। यह विरोध करने लगा, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। कृपया स्थिति को समझें। विजय पहले से जानता था कि यह सब रवि की चाल है। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर इसने चोरी की है तो इसे पीटना भी हल्की सजा है। अगर मैं होता तो मौके पर ही मार देता। कमांडर की दृष्टि अद्भुत है। विलियम और बाकी लोग तुरंत चापलूसी करने लगे। विजय ने गंगा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास कहने को कुछ और है? गंगा बिल्कुल शांत रहा और बोला, अगर तुम कहते हो कि इसने चोरी की है तो क्या चुराया, सबूत पेश करो। विलियम ने तुरंत एक दवाइयों की बोतल निकाली और कहा, यही चोरी का सामान है। मैंने अपनी आंखों से देखा, नमन ने इसे आगे वाली दवा की दुकान से चुराया। गंगा हंस पड़ा, अगर उसने चुराया तो ये तुम्हारे पास क्यों है? विलियम बोला, मैंने अभी उससे बरामद किया है। गंगा ने कहा, ये तो सिर्फ तुम्हारी कहानी है। अब अगर मैं कहूं कि यह बोतल तुमने चुराई है तो क्या तुम चोर हो गए? ये बेकार की बहस है। विजय के समर्थन से विलियम का हौसला बढ़ गया और उसने गंगा पर उंगली उठाकर चिल्लाया। गंगा ने तिरस्कार से कहा, अगर किसी पर इल्जाम लगाना हो तो वजह हमेशा मिल जाती है। ये सब रवि का खेल है। उसका असली मकसद नमन द्वारा मुझे दिया गया सी हार्ट फ्रूट हासिल करना है। सी हार्ट फ्रूट, यह क्या होता है? यह एक दुर्लभ खजाना है जो डिवाइन कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, अनमोल चीज। ओह, तो रवि की असली मंशा ये थी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, भीड़ में हलचल मच गई और लोग रवि को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। हालांकि अगर वे खुद होते तो क्या सी हार्ट फ्रूट को हासिल करने की कोशिश नहीं करते? सबसे ज्यादा हैरान विजय था। वह तो केवल उन दो डेमोनिक कैट्स में इंटरेस्ट रखता था, लेकिन अब उसे पता चला कि गंगा के पास सी हार्ट फ्रूट जैसा दुर्लभ खजाना भी है। यह उसके लिए बेहद कीमती था, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग पहले से 8वें स्तर पर था। अगर वह सी हार्ट फ्रूट ले लेता तो वह निश्चित रूप से 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। सही परिस्थितियों में तो वह उससे भी आगे बढ़ सकता था। सबसे अहम बात, रवि ने उसे इसके बारे में बताया ही नहीं। वो समझ गया कि रवि इसे खुद रखना चाहता था। विजय का चेहरा ठंडा पड़ गया।
उसने रवि की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, रवि, क्या गंगा की बात सच है? रवि अंदर ही अंदर गंगा को कोस रहा था, लेकिन उसने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, सी हार्ट फ्रूट? सच में? मुझे तो नहीं पता, तो फिर सच क्या है? विजय ने ठंडे स्वर में पूछा। रवि सोचने का नाटक करते हुए बोला, ओह हाँ, नारंग फैमिली के पास एक पारिवारिक खजाना है जिसके बारे में मैंने सुना है। मैं उसे जानना चाहता था। शायद गंगा उसी की बात कर रहा है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वह सी हार्ट फ्रूट है। उसका नाटक बहुत अच्छा था, लेकिन विजय को उस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। गंगा ने तुरंत पूछा, तो रवि, क्या अब तुम नमन को जानते हो, नारंग फैमिली को जानते हो, उस खजाने को जानते हो? 3 लगातार सवालों ने सबको चौंका दिया। गंगा ने तिरस्कार से कहा, तो साफ है ये सब तुम्हारी साजिश थी। पहले नमन पर चोरी का आरोप लगाया, फिर सी हार्ट फ्रूट छीनने की कोशिश की। वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर होकर तुम इतनी नीच चालें चलते हो, शर्म नहीं आती? रवि का चेहरा काला पड़ गया। उसके हाथ कसकर बंध गए। वह तुरंत गंगा को मार देना चाहता था, लेकिन 2 डेमोनिक कैट्स के डर से उसने खुद को रोका और आवाज भेजी, तुमने मुझे कुछ भी हासिल नहीं करने दिया। जब एल्डर तुम्हें मारेंगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गंगा ने जोर से कहा, अगर हिम्मत है तो सामने बोलो, टेलीपैथी से क्यों बात कर रहे हो? तभी सबको पता चला कि रवि गुप्त रूप से उससे बात कर रहा था। विजय और भी नाराज हो गया। चुप, उसने जोर से चिल्लाया, और उसकी आवाज में ऐसी सत्ता थी कि तुरंत पूरा माहौल शांत हो गया। उसने गंगा की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, तुम में प्रतिभा है। अगर तुम मेरे अधीन आ जाओ, सी हार्ट फ्रूट और अपनी दोनों डेमोनिक कैट्स मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और भविष्य में तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। और दूसरा, गंगा ने मुस्कुराते हुए पूछा। विजय की आंखों में हत्या की चमक उभरी, और उसने ठंडे स्वर में एक शब्द कहा, मर जाओ। गंगा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। विजय ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में घातक इरादा था। लगता है तुमने मौत चुन ली है। जैसे ही उसने ये कहा, विजय गंगा को मारने के लिए आगे बढ़ा। गंगा की आंखें चौड़ी हो गईं, और वह जोर से गरजा, विजय, क्या तुम्हें पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है? मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी यह गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी चौंक गए। विजय रुक गया और गंगा को घूरने लगा। गंगा के चेहरे पर आत्मविश्वास था, जरा भी डर नहीं था। इससे विजय को शक हुआ कि शायद उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड हो। उसने रवि की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है? गंगा की शांत मुद्रा देखकर रवि भी असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर गंगा का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके पास 2 डेमोनिक कैट्स कैसे हैं जिनकी ताकत वॉइड रेल्म के अंतिम चरण के बराबर है। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, एल्डर, मैं अब पक्का नहीं कह सकता। हम्फ। विजय ने ठंडी आवाज में नाक से आवाज निकाली और रवि से और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने गंगा की ओर देखा। उसकी आंखों में सोच की झलक थी। सबको लगा कि वह गंगा से डर गया है, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया। उसकी ट्रू एसेंस उफान मार रही थी, और हमला बेहद खतरनाक था। 1000 स्टार सी में केओटिक स्टार अलायंस सबसे शक्तिशाली है। तुम्हारा बैकग्राउंड चाहे कितना भी मजबूत हो, क्या वह केओटिक स्टार अलायंस से बड़ा हो सकता है? आज मैं तुम्हें मारकर देखूंगा कि तुम क्या कर लेते हो। विजय गरजा। वह अपनी प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं देना चाहता था, और उसने गंगा को मारने का फैसला कर लिया। उसके खतरनाक हमले को देखकर सभी लोग गंगा को दया भरी नजरों से देखने लगे। उनके हिसाब से गंगा का अंत निश्चित था, लेकिन अजीब बात यह थी कि गंगा बिल्कुल शांत था, मानो उसे अपनी जान की कोई चिंता ही न हो। क्या ये लड़का पागल है? जैसे ही विजय का हमला गंगा पर पड़ने वाला था, अचानक एक आकृति गंगा के सामने प्रकट हुई। उसने एक हथेली चलाई, और उसकी पल्म शैडो ने विजय के हमले को पूरी तरह कुचल दिया, फिर आगे बढ़कर उसी पर हमला कर दिया। कौन? विजय ठीक से देख भी नहीं पाया था कि सामने कौन है, क्योंकि उसकी नज़रें उग्र ऊर्जा से ढक गई थीं। उसने उस पाम अटैक की शक्ति महसूस की और उसका चेहरा बदल गया। वह हैरान रह गया। उस हमले की ताकत उससे भी ज्यादा थी। इतनी ताकत, और वह भी इतनी सहजता से। इसका मतलब साफ था कि सामने वाला अनडाइंग रेल्म का कल्टिवेटर है। बुरा हुआ। विजय ने तुरंत बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धड़ाम। वह पाम शैडो से टकराकर पीछे उड़ गया और दर्जनों मीटर दूर जाकर रुका। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उसके कपड़े फट चुके थे और वह बेहद अस्तव्यस्त दिख रहा था।
अनडाइंग रेल्म। जब सभी को समझ आया कि क्या हुआ है तो वे दंग रह गए। उनके हिसाब से जो विजय को हरा सकता है वह जरूर अनडाइंग रेल्म का एक्सपर्ट होगा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। केओटिक स्टार आइलैंड पर केओटिक स्टार अलायंस के लोग भरे हुए थे, तो फिर कौन गंगा की मदद करने आया? क्या ये कोई अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट है जिसे गंगा अपने साथ लाया है? सभी की नज़रें गंगा के सामने खड़े उस व्यक्ति पर टिक गईं। वह आदमी छोटा कद का था, उसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, जिससे वह बेहद बूढ़ा लग रहा था। उसने साधारण काले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी ऑरा बेहद शक्तिशाली थी। उसकी शांत आंखें बता रही थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, पूरा माहौल गहरे सन्नाटे में डूब गया। इतना शांत कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि विजय और रवि भी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में डर और सम्मान साफ दिख रहा था। तभी भीड़ के बाहर से एक आवाज़ आई, गंगा, तुम ठीक हो? रागिनी और जॉन भीड़ को चीरते हुए अंदर आए और चिंतित नज़रों से गंगा को देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि गंगा सुरक्षित है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। अभी कुछ देर पहले जब विजय ने हमला किया था, तब गंगा भी थोड़ा चिंतित हुआ था, लेकिन वह शांत इसलिए रहा क्योंकि अगले ही पल उसने रागिनी की ऑरा महसूस कर ली थी। जहां तक सामने खड़े छोटे बूढ़े आदमी की बात थी, वो अनडाइंग रेल्म में था और उसकी ट्रू एसेंस बाहर नहीं निकल रही थी, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन गंगा समझ गया था कि जब रागिनी आ गई है तो मदद भी आ चुकी है। अच्छा हुआ हम समय पर पहुंच गए, जॉन ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मानो अभी भी घबराया हुआ हो। तभी सभी लोग होश में आए। सबसे पहले विजय नीचे उतरा और उस छोटे बूढ़े आदमी के सामने सम्मान से झुकते हुए बोला, ग्रीटिंग्स एनवॉय वासु, ग्रीटिंग्स एनवॉय वासु। रवि भी तुरंत झुक गया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग, चाहे वे केओटिक स्टार अलायंस के सदस्य हों या उनके परिवार के लोग, सबने झुककर कहा, ग्रीटिंग्स एनवॉय वासु। कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर गंगा समझ गया कि उसके सामने खड़ा ये छोटा बूढ़ा आदमी वासु है। औपचारिकता की जरूरत नहीं, वासु ने उदासीनता से कहा। विजय को नजरअंदाज करते हुए सीधे गंगा की ओर देखा। उसने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा, उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। फिर उसने पूछा, तुमने वह वाक्य कहाँ से सीखा? ये देखकर सभी समझ गए कि वासु ने जानबूझकर गंगा की मदद की थी, और अभी अभी विजय को हराकर उसने अपना पक्ष भी साफ कर दिया था। ये लड़का आखिर है कौन? विजय अंदर ही अंदर चौंक गया। उसने गंगा को गौर से देखा, लेकिन वह वासु का कोई करीबी नहीं लग रहा था। फिर भी वह राहत महसूस कर रहा था कि वासु समय पर आ गया। अगर वह सच में गंगा को मार देता तो स्थिति बहुत खराब हो जाती। अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर्स 1000 स्टार आइलैंड पर सबसे शक्तिशाली होते हैं। विजय जैसे वॉइड रेल्म के शिखर पर मौजूद व्यक्ति भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। उसने रवि की ओर देखा। अब उसकी नाराजगी और बढ़ चुकी थी। यह मूर्ख लगभग उसे मरवा ही देता। उधर रवि का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गंगा वासु को जानता होगा, और वासु की नज़रों से साफ था कि दोनों के बीच खास संबंध है। हालांकि वह वॉइड रेल्म का मध्य स्तर का एक्सपर्ट था और उसे अपनी जान का डर नहीं था, क्योंकि केओटिक स्टार अलायंस के नियम हैं। लेकिन वासु को नाराज करना मतलब खुद के लिए मुसीबत बुलाना। भले ही वासु कुछ न कहे, बाकी लोग उसे परेशान करेंगे। ये सोचकर रवि पछतावे से भर गया। अगर उसे पहले पता होता तो वह सी हार्ट फ्रूट के पीछे नहीं पड़ता। गंगा ने दोनों के चेहरे के भाव देखे और मन ही मन हंसा, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं किया। उसने वासु की ओर हाथ जोड़कर सम्मान दिखाया और आवाज भेजते हुए कहा, सीनियर लिन, क्या आप उस पंक्ति की बात कर रहे हैं? A battle in the deep sea subdues the evil dragon, and a force breaks the universe to destroy the celestial owl. वासु की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठा। उसने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल वही। किसी को समझ नहीं आया कि गंगा ने ऐसा क्या कहा जिससे अनडाइंग रेल्म का एक्सपर्ट इतना उत्साहित हो गया। गंगा ने आगे आवाज भेजते हुए कहा, सच कहूं तो सीनियर, ये पंक्ति मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी। ये सुनकर वासु कांप उठा। उसके चेहरे पर सम्मान उभर आया। उसने टेलीपैथी से पूछा, क्या तुम्हारे मास्टर इमॉर्टल के हैं? गंगा ने सिर हिलाया, बिल्कुल। ये सुनते ही वासु और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसकी आंखों में छिपा न रह सकने वाला उत्साह साफ झलक रहा था।
ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या कहा कि अनडाइंग रेल्म का इतना बड़ा एक्सपर्ट अपना संयम खो बैठा? ये ध्यान देने वाली बात थी कि केओटिक स्टार अलायंस के 9 अनडाइंग रेल्म स्टार एनवॉयज में वासु सबसे शांत स्वभाव का माना जाता था, लेकिन आज उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। हालांकि शुरुआती उत्साह के बाद वासु जल्दी ही शांत हो गया। उसने गंगा को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में संदेह की झलक आई और उसने टेलीपैथी से पूछा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मास्टर केके ने मुझे सिर्फ कुछ मार्गदर्शन दिया था और एक कल्टिवेशन टेक्निक छोड़कर चले गए थे। मेरी प्रतिभा भी खास नहीं थी, फिर भी मैं अनडाइंग रेल्म तक पहुंच गया। लेकिन तुम, जो उनके शिष्य हो, सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में हो। मास्टर केके के तरीकों के साथ तुम्हारा स्तर इतना कम नहीं होना चाहिए। गंगा ने जवाब दिया, मैंने अभी कुछ ही साल पहले शिष्यत्व ग्रहण किया है, इसलिए मेरी कल्टिवेशन थोड़ी कम है, और मेरे मास्टर अभी घायल हैं और रिकवरी में हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक मेरी शक्ति को सीधे बढ़ाने वाले तरीके इस्तेमाल नहीं किए। वासु की आंखें चमक उठीं। कुछ ही सालों में सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण तक पहुंचना सच में असाधारण है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है कि तुम मास्टर के शिष्य हो? गंगा पहले ही अलेक्स से वासु, हरि और जयकांत के बारे में जान चुका था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, उस समय सीनियर एक्सी आइलैंड का एक मछुआरा था। जब आप 17 साल के थे, समुद्र में मछली पकड़ते समय एक समुद्री दैत्य से सामना हुआ, जिससे आपकी नाव पलट गई। अपने पिता को बचाने के लिए आपने बिना कल्टिवेशन के उस दैत्य से लड़ाई की। आप लगभग मर ही गए थे, लेकिन मेरे मास्टर वहां से गुजरे और उन्होंने आपको और आपके पिता को बचा लिया। उस समय आपकी भक्ति देखकर मेरे मास्टर ने आपको कल्टिवेशन टेक्निक दी और कुछ संसाधन देकर चले गए। बाद में वे फिर गांव से गुजरे और आपको मार्गदर्शन दिया। बस। गंगा आगे बोलना चाहता था, लेकिन वासु ने उसे रोक दिया। जो बातें तुमने कही, वे मैंने कभी किसी को नहीं बताई, सिर्फ मास्टर के ही जानते थे। अगर तुम इतना सही बता सकते हो, तो भले ही तुम उनके शिष्य न हो, लेकिन तुम जरूर उनके बहुत करीबी हो। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, सीनियर। वासु की आंखों में फिर चमक आई। उसने टेलीपैथी से पूछा, मैंने हजारों साल से अपने उपकारी को नहीं देखा, वह अब कहाँ हैं और कैसे हैं? गंगा ने जवाब दिया, मेरे मास्टर की चोट काफी गंभीर है, उनकी प्रेजेंट स्थिति मैं नहीं बता सकता। वासु चौंक गया, उनकी शक्ति तो वर्ल्ड में बेजोड़ थी, उन्हें कौन घायल कर सकता है? गंगा ने संक्षेप में कहा, उन पर साधना के दौरान घात लगाकर हमला किया गया था। वासु का चेहरा गंभीर हो गया, क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। गंगा ने कहा, यह लंबी कहानी है, बाद में विस्तार से बात करेंगे। फिर उसने विषय बदलते हुए रवि और विजय की ओर इशारा किया। सीनियर लिन, मैं अभी केओटिक स्टार आइलैंड पर आया ही था कि इन्होंने मेरा खजाना छीनने की कोशिश की और लगभग मुझे मार ही दिया। क्या इस बारे में मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा? ये सुनते ही वासु का चेहरा ठंडा पड़ गया। अपने उपकारी के शिष्य को अपने ही क्षेत्र में लगभग मारे जाने से वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों था। उसने ठंडी नज़र से रवि और विजय की ओर देखा। बताओ, क्या हुआ है? हालांकि किसी ने उनकी बातचीत नहीं सुनी थी, लेकिन सभी समझ गए थे कि वासु गंगा को बहुत महत्व देता है, और उसकी नज़रों में बार बार सम्मान झलक रहा था, मानो वह किसी बेहद शक्तिशाली अस्तित्व की बात कर रहा हो। विजय घबरा गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और बोला, एनवॉय वासु, मुझसे गलती हुई, मैं यंग मास्टर से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने रवि की बातों में आकर यह किया, असली वजह वही है। अब वो पूरी जिम्मेदारी रवि पर डालना चाहता था। रवि का चेहरा और भी खराब हो गया, वो तुरंत झुक गया। एनवॉय वासु, ये सब गलतफहमी है, मैं यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ अपना सामान वापस लेना चाहता था। वासु ने ठंडे स्वर में कहा, गलतफहमी की बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या हुआ। विजय बोला, रवि सी हार्ट फ्रूट छीनना चाहता था, वह गंगा को हरा नहीं पाया, इसलिए उसने मुझे उकसाया, मैंने उसकी बातों में आकर हमला कर दिया। रवि ने जल्दी से कहा, नहीं, सी हार्ट फ्रूट मेरा था, नारायण फैमिली ने चुरा लिया था और फिर गंगा को दे दिया। मैं उसकी पहचान नहीं जानता था, इसलिए उसे वापस लेना चाहता था। अब जब वह वासु को जानता है, तो वह चीज़ उसी को रहने दें। वासु को असल सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अपने अनुभव से उसने समझ लिया कि मामला सीधा है, कोई गंगा की चीज़ छीनना चाहता था। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसने ठंडे स्वर में फैसला सुनाया। रवि के 3 साल के कल्टिवेशन रिसोर्सेज रद्द किए जाते हैं,
उसे द्वीप पर रेजिडेंट एनवॉय के पद से हटाया जाता है और 3 साल में अलायंस के 100 परिवारों के सदस्यों को स्पिरिचुअल स्टेज तक पहुंचाने का दायित्व दिया जाता है। ये सजा काफी कठोर थी, रवि ने सिर झुकाकर कहा। जी, एनवॉय वासु। फिर वासु ने विजय की ओर देखा। विजय, तुमने बुराई का साथ दिया और लगभग गंगा को मार दिया। तुम्हारे 3 साल के रिसोर्सेज भी रद्द किए जाते हैं और तुम्हें 1 साल में 100 वॉइड रेल्म पीक डेमन कॉज जमा करने होंगे। ये सुनते ही विजय का चेहरा उतर गया। वॉइड रेल्म के मॉन्स्टर्स ढूंढना ही मुश्किल है, 100 को मारना तो बहुत कठिन काम था। इसके बाद बाकी 4 सोल कंडेंसेशन रेल्म कल्टिवेटर्स को भी सजा दी गई। हालांकि सजा कठोर थी, लेकिन सबने राहत की सांस ली, कम से कम जान बच गई। यह फैसला सभी को अपेक्षित था। वासु कठोर जरूर था, लेकिन वह केओटिक स्टार अलायंस की एकता को सबसे ऊपर रखता था। सजा देने के बाद उसने गंगा से पूछा, गंगा, क्या तुम इस फैसले से संतुष्ट हो? गंगा उसकी स्थिति समझता था, वह उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। लेकिन फिर उसने रवि की ओर इशारा किया और कहा, लेकिन मैं इस मुख्य दोषी से लड़ना चाहता हूँ। वासु ने भौहें सिकोड़ ली। गंगा वास्तव में रवि को चुनौती दे रहा था। दोनों के कल्टीवेशन में कई स्तरों का अंतर था, ऐसे में वह कैसे मुकाबला कर सकता था? दर्शक भी हैरान थे, उन्हें लगा गंगा हद से ज्यादा घमंडी हो रहा है। गंगा, क्या तुम सच में गंभीर हो? वासु ने कन्फर्म की। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी विनती स्वीकार करें, सीनियर। वासु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हालांकि मैं केओटिक स्टार अलायंस का स्टार एनवॉय हूं, लेकिन मुझे रवि को तुमसे लड़ने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वह खुद सहमत हो तो यह संभव है। गंगा ने सिर हिलाया, रवि की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, रवि, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? उसका ये रवैया खुली चुनौती जैसा था। सभी को लगा कि रवि तुरंत इस मौके को पकड़कर गंगा को मार देगा। लेकिन उम्मीद के विपरीत रवि चुप रहा और तुरंत जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, डर गए? गंगा ने तिरस्कार से पूछा। रवि का चेहरा गंभीर हो गया। वह गंगा को मार देना चाहता था, लेकिन डेमन कैट के कारण वह चुनौती स्वीकार करने से हिचक रहा था। अगर आज पीछे हट गया तो हमेशा के लिए काया कहलाएगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। गंगा बोला, कहो। रवि ने कहा, हम अपनी अपनी ताकत से लड़ेंगे। तुम किसी भी मॉन्स्टर या डेमोनिक क्रिएचर को मदद के लिए नहीं बुलाओगे, तभी मैं लड़ूंगा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर जिज्ञासा आ गई। क्या गंगा कोई बीस्ट टेमर है? लोगों ने मॉन्स्टर्स के बारे में सुना था, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, गंगा की ताकत सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण की है। वह वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर को कैसे हरा सकता है? सबको उसके ट्रम्प कार्ड्स देखने की उत्सुकता थी। वासु भी गंगा को संदेह भरी नजरों से देख रहा था। गंगा जोर से हंसा और बोला, लड़ाई में पूरी ताकत लगाई जाती है। तुम्हारी बात के हिसाब से तो अगर किसी का हथियार या शक्ति ज्यादा हो तो उसे इस्तेमाल ही न करे? रवि अड़ा रहा, सीधी बात, अगर तुम डीमंस का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं लड़ूंगा, वरना नहीं। गंगा ने तिरस्कार से कहा, डरपोक, एक सोल कंडेंसेशन के कल्टिवेटर से भी डर रहे हो? तुम्हारा वॉइड रेल्म का स्तर बेकार है। ये सीधा अपमान था, लेकिन रवि ने गुस्सा दबा लिया। तभी वासु ने बीच में कहा, ऐसा करते हैं, गंगा अपने डेमोनिक क्रीचर्स का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन रवि, तुम्हारा स्तर उससे कई गुना ज्यादा है, इसलिए तुम अपनी कल्टिवेशन को सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण तक दबाकर लड़ोगे। ठीक है। गंगा ने तुरंत सहमति दे दी। उसे भरोसा था कि बराबर स्तर पर वह बिना डेमन कैट के भी जीत सकता है। वासु ने रवि की ओर देखा, तुम्हारा क्या कहना है? रवि मना नहीं कर सकता था। बराबरी की लड़ाई हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। असल में वह खुश था। उसे लगा वासु ने अनजाने में उसकी मदद कर दी। उसके पास बेहतर कॉम्बैट एक्सपीरियंस, डिवाइन कॉन्शियसनेस और ट्रू एसेंस था, वह फिर भी गंगा से बेहतर था। तो फिर वासु उन्हें अरेना में भेजने वाली थी। तभी गंगा ने कहा, सीनियर, एक बात पहले साफ करनी है। क्या? वासु ने पूछा। गंगा ने रवि की ओर देखते हुए कहा, ये लड़ाई जीत हार की नहीं होगी, ये लाइफ एंड डेथ बैटल होगी। ये सुनते ही सब फिर चौंक गए। अगर गंगा हार गया तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा। क्या वो इतना आत्मविश्वासी है? असंभव। अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि वासु भी चौंक गया। उसे गंगा की क्षमता पर भरोसा था, लेकिन लाइफ एंड डेथ बैटल बहुत ज्यादा जोखिम भरी थी। अगर गंगा मर गया तो वह मास्टर के सामने शर्मिंदा होगा।
तभी रवि बोला, ठीक है गंगा, तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब फैसला हो चुका था। वासु ने गुप्त रूप से पूछा, क्या तुम सच में ये लड़ाई करना चाहते हो? गंगा ने जवाब दिया, चिंता मत करें, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। वासु ने सिर्फ इतना कहा, सावधान रहना। उसे लगा गंगा ज्यादा आत्मविश्वासी है। फिर उसने समुद्र की ओर इशारा किया, द्वीप को नुकसान से बचाने के लिए तुम दोनों समुद्र के ऊपर लड़ो। गंगा और रवि तुरंत आसमान में उठे और समुद्र की ओर उड़ गए। बाकी लोग भी उत्सुकता से पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में और लोग जुड़ते गए। जब दोनों समुद्र के ऊपर कुछ हजार मीटर दूर रुक गए, तब तक आधा केओटिक स्टार आइलैंड वहां पहुंच चुका था। सब लोग किनारे खड़े होकर इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। रवि ने भीड़ को देखा और हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बड़ा बन जाएगा। वहीं विजय मन ही मन राहत महसूस कर रहा था। अगर गंगा ने उसे चुनौती दी होती तो चाहे वो जीत भी जाता, वासु को नाराज करना भारी पड़ता। केओटिक स्टार अलायंस के हजारों सदस्य समुद्र तट पर इकट्ठा हो गए और ऊपर आसमान में खड़े गंगा और रवि को देखने लगे। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन माहौल पहले ही जोश से भर चुका था। जब सबको पूरी घटना का पता चला तो लोग दो गुटों में बंट गए। एक गुट रवि के समर्थन में था, दूसरा गुट गंगा के समर्थन में। हालांकि यह समर्थन केवल पक्ष के आधार पर था। करीब 70% लोग रवि के साथ थे और 30% गंगा के साथ। लेकिन जहां तक नतीजे की बात थी, लगभग सभी का मानना था कि रवि ही जीतेगा। केवल रागिनी, जॉन और यशिका को विश्वास था कि गंगा जीत सकता है। यहाँ तक कि नमन भी, जिसने गंगा की असली ताकत नहीं देखी थी, पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। एक सोल कंडेंसेशन रेल्म का कल्टिवेटर वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर से लड़ रहा है, क्या ये सीधा सीधा दबाना नहीं है? उसने अपना स्तर दबा लिया है, इसलिए इसे अन्याय नहीं कह सकते। लेकिन अनुभव, डिवाइन कॉन्शियसनेस और बाकी चीजों में तो रवि आगे है। नतीजा पहले से तय है, रवि जीतेगा। इसी बीच किसी ने कहा, अरे हरिवंश आ गए। तभी केओटिक स्टार आइलैंड की दिशा से एक आकृति तेजी से उड़ती हुई आई और वासु के पास रुक गई। वह लंबा, दुबला व्यक्ति था, सफेद वस्त्र पहने हुए, लंबे सफेद बाल और दाढ़ी के साथ उसकी उपस्थिति में एक अलग ही गरिमा थी। वो और कोई नहीं बल्कि 9 स्टार एनवॉयज में से एक, हरि था। उसके आने से पूरा माहौल और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो गया। स्टार एनवॉयज आमतौर पर एकांत में रहते थे, बहुत कम दिखाई देते थे। पहले वासु का आना ही असामान्य था और अब हरि भी आ गया। लोग सोचने लगे, क्या वह भी गंगा के लिए आया है? हरि ने वासु से पूछा, रोहन, वह कहाँ है? वासु ने समुद्र की ओर इशारा किया, वह युवा गंगा मास्टर के का शिष्य है। हरि ने ध्यान से गंगा को देखा और सिर हिलाया। सच में उसकी आभा असाधारण है। फिर उसने पूछा, जॉन ने कहा था कि कोई उसे परेशान कर रहा है, ये रवि के साथ क्या हो रहा है? वासु ने पूरी कहानी बता दी। ये सुनकर हरि चौंक गया। रोहन, तुमने गलती की है। गंगा कैसे रवि का मुकाबला कर सकता है? ये तो उसे मौत के मुंह में धकेलना है। वासु ने शांत स्वर में कहा, यह उसकी अपनी इच्छा थी, मैं कैसे रोकती? हरि बोला, इसे रोका जाना चाहिए। वह आगे बढ़ा, लेकिन वासु ने उसे रोक लिया। शायद यही मौका है उसकी असली ताकत देखने का। अगर वह मर गया तो? हरि ने चिंता से पूछा। वासु मुस्कुराया, हम दोनों अनडाइंग रेल्म के शिखर पर हैं, क्या हम उसे बचा नहीं सकते? हरि ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, पहले देखते हैं। उनकी यह बातचीत छिपी नहीं रही। भीड़ में हड़कंप मच गया। क्या गंगा दोनों स्टार एनवॉयज को जानता है और सॉन्ग जिंगशी भी उसकी चिंता कर रहे हैं? विजय ये सब देखकर अंदर ही अंदर कांप उठा। उसने सोचा, अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं मारा, नहीं तो आज मेरी मौत तय थी। उसने रवि की ओर देखा और मन ही मन हंसा, अब रवि फंस गया है, मारे तो भी मरे, छोड़े तो भी मरे। उधर रवि का चेहरा उतर गया था। जब उसने देखा कि हरि भी गंगा की परवाह करता है तो उसका दिल बैठ गया। धत, उसने मन ही मन गाली दी और ठंडी नजर से गंगा को देखा। गंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। गंगा ने शांत स्वर में कहा, तुम में इतनी क्षमता नहीं है, पहले अपना कल्टिवेशन दबाओ, फिर लड़ाई शुरू करते हैं। रवि ने तुरंत अपनी कल्टिवेशन को सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण तक दबा लिया। अगले ही पल वह हरकत में आया। उसने 4 पैटर्न वाली मिस्टिक वेपन तलवार निकाली और तुरंत उस पर वेपन पैटर्न सक्रिय कर दिया। भूमि और नोबिलिटी की उपाधि प्राप्त करना, उसने अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक का इस्तेमाल किया।
विशाल ब्लेड लाइट आसमान से नीचे उतरी, सैकड़ों मीटर चौड़ी, जो गंगा को पूरी तरह ढक रही थी। उसका दबाव इतना भयानक था कि नीचे समुद्र तक दब गया, एक गोल गड्ढा बन गया जिसमें लहरें गरज रही थीं। उसी समय उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस का प्रभाव भी प्रकट हुआ। 1000 मीटर चौड़ी और 100 मीटर ऊंची विशाल सुनामी जैसी लहर उसके पीछे उठी। यह उसका 8वां स्तर का सुनामी इंटेंट था। उसकी शक्ति तलवार में मिल गई। अब हमला और भी खतरनाक हो गया। उस समय गंगा हवा में खड़ा था, छोटा, अकेला, मानो अगले ही पल निगल लिया जाएगा। हरी ने ये देखकर भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसने कल्टिवेशन दबा दी है, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी सोल कंडेंसेशन के शिखर पर है। गंगा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे तट पर खड़े लगभग सभी लोग यही सोच रहे थे, लड़ाई खत्म हो चुकी है, हारने वाला निश्चित रूप से गंगा है। अफसोस, वासु ने सिर हिलाया। उसकी ट्रू एसेंस पहले से सक्रिय थी। वह सही समय पर गंगा को बचाने के लिए तैयार था। रवि का हमला इतना भयानक था कि केओटिक स्टार आइलैंड के किनारे खड़े लगभग सभी लोग यही मान बैठे थे कि गंगा इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण गंगा हरकत में आया। उसने हाथ घुमाकर अपना 5 पैटर्न मिस्टेक वेपन निकाला और तुरंत उसके 5 वेपन पैटर्न्स एक्टिवेट कर दिए। भले ही उसकी प्रेजेंट शक्ति इस हथियार की पूरी क्षमता को नहीं खोल सकती थी, फिर भी यह साधारण 3 या 2 पैटर्न वाले हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हवा के झोंके के साथ उसकी तलवार की चाल इतनी तेज हो गई कि वह रवि के हमले से भी आगे निकल गई। भीड़ में किसी ने कहा कि यह विंड इंटेंट है, जो गति और आक्रमण को बढ़ाता है, लेकिन तुरंत ही दूसरे लोगों ने ये भी नोट किया कि यह केवल 5वें स्तर तक ही पहुंचा है, जो उसके स्तर के हिसाब से बहुत कम है। कई लोग उसे कम आंकने लगे और उसकी समझ पर सवाल उठाने लगे। यहाँ तक कि हरी भी चौंक गया और उसे शक होने लगा कि क्या ऐसा व्यक्ति सच में मास्टर केके का शिष्य हो सकता है। वहीं वासु ने भी इसे अजीब बताया, लेकिन उसने अपने अनुभव के आधार पर गंगा पर भरोसा जताया। इसी बीच अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी और पूरा दृश्य बदल गया। गंगा के शरीर से सैकड़ों मीटर लंबा अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ, जो आकाश में घूमते हुए आग और दहकती शक्ति बिखेर रहा था। उसकी गर्मी इतनी तीव्र थी कि दूर खड़े दर्शकों को भी तपिश महसूस होने लगी। समुद्र का पानी तेजी से भाप बनकर सफेद धुंध में बदल गया। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह फायर ड्रैगन इंटेंट है, और वह भी 7वें स्तर का। भीड़ पूरी तरह हिल गई। अब सभी को समझ आ गया कि गंगा साधारण नहीं है। वह एक साथ 2 आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को नियंत्रित कर रहा था, डुअल इंटेंट। ये सुनते ही हरी बेहद खुश हो गया और उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की, जबकि वासु ने भी उसकी प्रतिभा को सराहा। हालांकि उसे अभी भी लगा कि यह रवि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन गंगा ने किसी को सोचने का समय ही नहीं दिया। उसने सीधे अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक 9 स्टार्स अलाइनमेंट का प्रयोग कर दिया। जैसे ही यह शक्ति सक्रिय हुई, 9 चमकते सितारे एक त्रिआयामी संरचना में फैल गए और आसमान से गिरते उल्काओं की तरह गरजते हुए आगे बढ़े। पर्पल नेदर फ्लेम उनमें मिलकर एक भयानक बैंगनी आग बन गई। ये हमला इतना विशाल और शक्तिशाली था कि समुद्र की सतह पर तूफानी लहरें उठने लगीं और पूरा क्षेत्र कांप उठा। इस विनाशकारी हमले ने सीधे रवि के ब्लेड अटैक को टक्कर दी और एक ही झटके में उसे चूर कर दिया। आग का ड्रैगन उन 9 सितारों के बीच गरजता हुआ रवि की ओर बढ़ा। उस पल हर दर्शक स्तब्ध रह गया। अभी तक जो रवि को विजेता मान रहे थे, उन्हें पहली बार लगा कि गंगा पूरी तरह हावी हो चुका है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि ने महसूस कर लिया कि अगर वह अपने दबे हुए स्तर पर रहा तो निश्चित रूप से हार जाएगा। निर्णायक क्षण में उसने नियम तोड़ दिया और अपनी असली शक्ति, मिड स्टेज वॉइड रेल्म, को वापस सक्रिय कर लिया। उसकी ऑरा अचानक कई गुना बढ़ गई और उसने उसी टेक्निक, स्प्लिटिंग अर्थ एंड सीलिंग अ मार्क्वेस, को पूरी ताकत से चलाया। इस बार उसका वार इतना प्रचंड था कि मानो आकाश भी 2 हिस्सों में बंट जाएगा। हालांकि गंगा का 9 स्टार्स अलाइनमेंट बेहद शक्तिशाली था, फिर भी इस असली ताकत के सामने वह पूरी तरह टिक नहीं सका। कुछ स्टार एनर्जीज टूट गईं, लेकिन बाकी ने आगे बढ़कर रवि को घेर लिया। रवि ने जोर लगाकर उन्हें भी नष्ट किया, जिससे समुद्र में भयंकर विस्फोट हुआ और सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठीं। उधर रवि का ब्लेड अटैक सीधे गंगा की ओर बढ़ रहा था, जिससे उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। किनारे पर खड़े लोग घबरा गए और कहने लगे कि अब गंगा नहीं बच पाएगा। हरी खुद भी बेचैन हो गया और तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, गंगा के हाथ से एक और भी भयावह शक्ति निकलने लगी, एक ऐसी दानवी ऊर्जा जिसकी तीव्रता रवि के हमले से भी अधिक थी। वह क्या है? हरी चौंक गया और गंगा के हाथ से निकल रही दैत्य ऊर्जा को देखने लगा।
सिर्फ वही नहीं, बल्कि इस समय सबकी नज़रें उस दैत्य ऊर्जा पर थीं, लेकिन वे उसे चाहे जितना देखने की कोशिश करें, उसके पार नहीं देख पा रहे थे और उनके दिल संदेह से भरे हुए थे। हालांकि हरी और वासु आखिरकार अनडाइंग रेल्म के शिखर के शीर्ष विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी सच्ची शक्ति को आंखों में केंद्रित किया और तुरंत उस दैत्य ऊर्जा को भेदते हुए उसके अंदर मौजूद जीव को देख लिया। किटन। जब उन्होंने देखा कि उस दैत्य ऊर्जा के अंदर एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा है, तो हरी और वासु दोनों हैरान रह गए। अजीब बात यह थी कि यह बिल्ली का बच्चा बिल्कुल साधारण लग रहा था। इसमें कुछ भी खास नहीं था, यहाँ तक कि यह कोई दानव भी नहीं लग रहा था। मियाओ। छोटे काले बिल्ली के बच्चे ने गुस्से में दहाड़ लगाई और जैसे ही वह तलवार की धार से टकराया, दैत्य ऊर्जा से एक ठंडी रोशनी निकल पड़ी। वह ठंडी रोशनी और भी शक्तिशाली थी। पंजे के आकार की एक छाया चमकी, जिसने उग्र तलवार की रोशनी को चीरकर उसे सच्ची शक्ति की अव्यवस्थित धारा में बदल दिया, जो चारों ओर बिखर गई। दैत्य ऊर्जा बिना रुके आगे बढ़ती रही, बल्कि और तेज हो गई और तेजी से रवि का पीछा करने लगी। नॉट गुड। रवि पहले ही इस छोटे काले बिल्ली के बच्चे से घायल हो चुका था और डर के कारण उसके मन में भय बैठ गया था। उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की और मुड़कर भागने लगा। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है, गंगा ने व्यंग्य से कहा और तुरंत दानव भाषा में आदेश दिया, लिटिल व्हाइट कैट, उसे रोक दो। जैसे ही उसने बात खत्म की, अचानक रवि के नीचे का पानी अलग हो गया और एक दैत्य ऊर्जा बाहर निकली। ये गंगा की योजना थी। उसने पहले ही लिटिल व्हाइट कैट को नीचे घात लगाकर बैठने का आदेश दिया था, ताकि कोई दुर्घटना न हो। जब लिटिल व्हाइट कैट ने उसका रास्ता रोक लिया, तो रवि डर से कांप उठा। वो एक दानव बिल्ली से ही नहीं निपट पा रहा था, दो से कैसे लड़ता? उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं हार मानता हूं। ये जीवन मरण की लड़ाई है। गंगा ने सिर हिलाया और दोनों बिल्ली के बच्चों को हमला रोकने का आदेश नहीं दिया। काली और सफेद दानव बिल्लियों ने मिलकर आगे पीछे से रवि पर हमला किया। रवि पूरी तरह असहाय था और सिर्फ एक ही वार में उसके दो टुकड़े हो गए और वो पानी में गिर पड़ा। वापस आओ, गंगा ने पुकारा और दैत्य ऊर्जा गायब हो गई, जिससे काले और सफेद बिल्ली के बच्चे दिखाई देने लगे। वे उड़कर उसके कंधे पर आ बैठे और प्यार से उसके चेहरे से सट गए। अच्छा प्रदर्शन। गंगा ने दोनों दानव बिल्लियों के सिर थपथपाए, फिर मुड़कर तट की ओर उड़ गया। इस समय पूरे तट पर मौजूद लोग, रागिनी, जॉन और यशिका को छोड़कर, जो गंगा की पृष्ठभूमि जानते थे, सभी के चेहरे पर हैरानी थी। ये लड़ाई उतार चढ़ाव से भरी थी, लेकिन अंत में रवि इतनी आसानी से मारा गया, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे मारने वाला व्यक्ति केवल सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण का साधक था। क्या ये सच में सपना नहीं है? जब तक गंगा तट के पास नहीं पहुंचा, तब तक लोग होश में नहीं आए। अभी मैंने सही देखा था। गंगा ने सच में फायर ड्रैगन और विंड इंटेंट को समझ लिया? बिल्कुल, तुम गलत नहीं हो। उसकी लड़ाकू शक्ति अब लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन साधक को भी कुचलने के लिए काफी है। नहीं, वह वॉइड रेल्म के मध्य चरण से नीचे किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि उसके पास दो भयानक शक्ति वाले पालतू हैं। वे दोनों बिल्लियां देखने में कितनी प्यारी हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत डरावनी है। भीड़ चर्चा करने लगी और सभी गंगा को नए सम्मान से देखने लगे। गंगा सीधे वासु और हरि के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, सीनियर्स, आशा है कि मेरे द्वारा आपके गठबंधन के सदस्य को मारने के लिए आप मुझे दोष नहीं देंगे। हरि ने उसकी शक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, गंगा, तुमने निष्पक्ष लड़ाई लड़ी और पहले ही जीवन मरण का निर्णय हो चुका था। रवि अपनी कमजोरी के कारण मारा गया और उसने नियमों का उल्लंघन भी किया था, इसलिए उसका मरना उचित था। गंगा ने झुककर कहा, क्या आप सीनियर हरि हैं? बिल्कुल। हरि मुस्कुराया, चलो वापस चलते हैं और आराम से बात करते हैं। जी, सीनियर सॉन्ग, गंगा ने विनम्रता से कहा। इसके बाद गंगा, हरि और वासु शहर की ओर उड़ गए। वासु ने निर्देश दिया, विजय, रवि का शव इकट्ठा करो। आखिर वो अलायंस का सदस्य था, भले ही वह दुष्ट था, उसे उचित अंतिम संस्कार दिया जाए। जी, विजय ने तुरंत जवाब दिया। गंगा को जाते हुए देखकर उसका दिल डर से कांप उठा। अगर गंगा के पास इतनी शक्ति है, तो उसकी पृष्ठभूमि बेहद भयानक होगी। अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं मारा, नहीं तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। सिर हिलाते हुए उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को फिर कभी नाराज नहीं करेगा। जहां तक समुद्री खीरे, सी क्यूकम्बर, की बात है, उसे भूल जाना ही बेहतर है।
रवि का शव इकट्ठा करने के बाद विजय ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए रागिनी, नमन और यशिका को उपहारों के साथ वापस भेजा और नमन के इलाज के लिए एक एल्केमिस्ट भी भेजा। गंगा शहर के पीछे माउंटेन में स्थित केओटिक स्टार अलायंस के मुख्यालय में पहुंचा। ये कई दर्जन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल परिसर था, जिसमें एक जैसी शैली की सफ़ेद इमारतें थीं। घाटी के ऊपर एक विशाल त्रिआयामी तारा गोला तैर रहा था, जो लगभग 200 मीटर व्यास का था और धीरे धीरे घूम रहा था। ये बेहद आकर्षक था। महल में प्रवेश करने पर रास्ते में मिलने वाले सभी लोग हरि और वासु को सम्मान से झुककर प्रणाम कर रहे थे। सभी लोग गंगा की असली पहचान को लेकर उत्सुक थे। वह केवल सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण में था, फिर भी वो अनडाइंग रेल्म के शिखर के 2 स्टार एनवॉयस के साथ चल रहा था। एक निजी कक्ष में पहुंचने के बाद तीनों ने कुछ देर बातचीत की। वासु ने कहा, वैसे गंगा, तुमने पहले कहा था कि हमारे बेनिफैक्टर घायल हैं, आखिर क्या हुआ? हरि अधीर स्वभाव का था। उसने गंभीर स्वर में कहा, जिसने भी मेरे बेनिफैक्टर को घायल किया है, मैं उसे भयानक मौत दूंगा। ये कहते ही हरि थोड़ा असहज हो गया। वह जानता था कि मास्टर केके की शक्ति बेहद अपार है। भले ही वो खुद अनडाइंग रेल्म के शिखर पर है, फिर भी उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति मास्टर केके को घायल कर सकता है, वह निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होगा। उसने सोचा, गंगा, क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसा भी है जो बेनिफैक्टर को घायल कर सके? गंगा ने कुछ देर सोचा और पूछा, सीनियर्स, क्या आप उमेश को जानते हैं? उमेश? हरि और वासु के चेहरे बदल गए। स्पष्ट था कि वे उसे जानते थे। वासु ने गंभीर स्वर में कहा, कई हजार साल पहले 1000 स्टार सी में एक डुअल रेल्म कल्टिवेटर प्रकट हुआ था। वह उमेश था, लेकिन वह थोड़े समय के लिए ही दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। उसकी उत्पत्ति, शक्ति और वह कहाँ गया, यह कोई नहीं जानता। जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे, ऑल इन वन करके कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के और 3 ड्रैगन लॉर्ड के। चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और प्लस उस पर मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है। तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट, और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है।